नमस्कार, आज है तारीख 9 मई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं अदिति शर्मा। कल रात भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने छोड़े 300 से 400 ड्रोन। कर्नल सोफिया कुरैशी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। पाकिस्तान से सटी भारत की सीमा के कई इलाकों में कल रात गूंजे सायरन, रहा ब्लैकआउट। रात कैसी गुजरी, स्थानीय लोगों ने क्या बताया? कल रात को 2:10 पे यहाँ पे शेलिंग हुई, गोलाबारी हुई। हमारे कच्चे मकान है जी, वो जब बढ़ते हैं गोला बारूद वो पूरे हिलते हैं, बच्चे डरते हैं यार, हम लोग खुद डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे मम्मा यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम उनको गोद में लेके चले गए। साथ ही करेंगे चर्चा कि ताज़ा हालात के बाद किस दिशा में बढ़ सकता है टकराव। पाकिस्तान से कुछ मिक्स सिग्नल्स या स्टेटमेंट्स आ रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है हमने जो करना था कर दिया, कहने को तो उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन आर्मी की तरफ से कुछ डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ से जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु हथियार संपन्न मुल्कों में टकराव कहां तक जा सकता है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उनकी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो कहती है कि अगर उनके मुल्क को या उनकी आर्म फोर्सेस को खतरा हुआ तो वो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेट पावर इस्तेमाल करेंगे। से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी ने कल रात से लेकर अब तक सीमा के पास के इलाकों में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी दी। ये जो आवाज आप सुन रहे थे वो कर्नल सोफिया कुरैशी की थी, जो बता रही थी कि पाकिस्तान ने भारत के 36 स्थानों पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की। जी मानसी, और बीती रात पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के कई जगहों पर इस तरह सायरन की आवाज सुनाई दी और कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया था। कल जहां पर पॉडकास्ट में हमने बात खत्म की थी, आज फिर वहीं से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और श्रोताओं को ये भी बता देते हैं कि आज पूरे पॉडकास्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज विदेश मंत्रालय ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब भी दिए, हालांकि कुछ ही सवाल उन्होंने लिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक सवाल के उत्तर में कहा कि बीते 24 घंटों में पाकिस्तान ने जो किया उसका भारत जवाब देगा। जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। इससे पहले आज सवेरे 7:58 पर भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ADGPI ने एक्स पर कहा था कि पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को निष्क्रिय किया गया और नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के उल्लंघन का जवाब दिया गया। इधर पाकिस्तान ने भारत के उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारत प्रशासित कश्मीर में 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर उनके देश ने हमला किया होता तो सभी को इसकी जानकारी थी।
और अदिति, अगर आपको याद हो, कल सवेरे जब भारतीय सेना की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उस दौरान कहा गया था कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात को उत्तरी और पश्चिमी सीमा से जो सटे इलाके हैं वहाँ कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिन्हें नाकाम किया गया। जी बिल्कुल। और पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के 15 ठिकानों पर हमले का दावा कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है। इस्लामाबाद में एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, It is such a fantastic and cooked up story. You can just laugh. ये एक बेहद हास्यास्पद और मनगढ़ंत कहानी है। आप इस पर केवल हंस सकते हैं। मैं इस पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि भारत सरकार और उनकी सशस्त्र सेना 18वीं सदी में जी रही है या 21वीं सदी में? क्योंकि 21वीं सदी में हर मिसाइल या प्रक्षेपण एक डिजिटल निशान और पहचान छोड़ता है। तो अदिति, पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान के हमले के बाद जो भारत ने जो दावा किया था उसको एक तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। और पाकिस्तान के जो ये स्टैंड है इस पर आज विक्रम मिस्री से एक सवाल किया गया, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. ये कहना कि हम अपने शहरों पर ही हमला करेंगे एक विकृत और पागलपन भरी कल्पना है जो केवल पाकिस्तानी स्टेट कर सकता है। ये कोरा झूठ है और पाकिस्तान के फर्जी खबरें फैलाने के अभियान का हिस्सा है। जी मानसी, और इधर आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सवेरे देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ एक बैठक भी की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष नेतृत्व वहां मौजूद थे। बैठक में पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कई मुल्कों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से भी बात की। और बीती रात की बात करें अदिति, तो जम्मू कश्मीर में जब बीती रात पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई तब वहां सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी और ब्लैकआउट हो गया। बीबीसी की टीम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद है। बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में पहुंचे और उन्होंने वहां हालात का जायजा लिया। वहां रहने वालों ने क्या बताया, सुनिए। कल रात को 2:10 पे यहाँ पे शेलिंग हुई, गोलाबारी हुई। उसके बाद ना हम सोए ना कुछ, बच्चों को लेके बाहर निकल के गुआन में छुप के जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे छुप के, तो रात को कोई सोया भी नहीं, ना खाना खाया ना चाय पी। सुबह 4 बजे तक बिल्कुल ही चल रहा था शेलिंग। हमारे कच्चे मकान है जी, वो जब बढ़ते हैं गोला बारूद वो पूरे हिलते हैं, बच्चे डरते हैं यार, हम लोग खुद डरते हैं। तो अंडरग्राउंड में छुप गए बच्चों को लेके, पूरा ऐसे भूखे रात को। जैसे 2:10 पर फायरिंग हुई हम छुप गए। तो अभी यहाँ लोग मकानों में रह रहे हैं या कोई नहीं है यहाँ पर, सब कोई नहीं, सब यहाँ से बाहर। हम बच्चों को लेके भागे नीचे और कहाँ जाते, तो बच्चे बहुत घबरा गए। उस टाइम नहीं कुछ डॉक्टर था, ना कुछ दवाई थी, नहीं कुछ थी। छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे मम्मा यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम उनको गोद में लेके चले गए। इधर से फायरिंग और बहुत सारा गोला एक ही बार में जा रहा था, आसमान में उड़ रहा था, तो ये अचानक से इधर गिर गया। और इधर हम लोग डर गए रात में कि क्या हो गया, मकान गिर गया। तो इधर सारे शीशे उससे सब कुछ टूट गया। बहुत डर लगता है। अब क्या करें सर, अब पूरा हमारे मकान का पूरा शीशा वीशा सब खिड़कियाँ टूट गई हैं। अब हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, रह भी नहीं सकते हैं। हम बहुत बुरी हालत में हैं। अल्लाह ही जाने अब हमारा क्या होगा। तो ये माजिद जहांगीर ने, बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर ने कुपवाड़ा से ये ब्यौरा भेजा था। और अब बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। कल रात क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा, इस बारे में उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली। पुंछ के बहुत से स्थानीय लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं या पलायन करने की तैयारी में हैं। स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं कि बहुत से लोगों के रिश्तेदार हैं जो पुंछ के आसपास के छोटे शहरों गाँव में रहते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ से निकलकर उन इलाकों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पुंछ में रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। 2 आवाज़ें आई, उसके 15 मिनट के बाद शीलिंग स्टार्ट होगी सर। तो हम अपने घर पे ही थे, तो शीलिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद
मतलब कंटिन्यू रही सर, मतलब ब्रेक नहीं थी उस चीज़ में 1 मिनट भी ब्रेक नहीं थी। और सर क़यामत की रात गुजरी सर। हर लोकल इंसान मतलब यहाँ पे लोकल हैं सर, मतलब क़यामत की रात में बोलते हैं इससे अलग नहीं होगी। अगर क़यामत की रात भी होगी तो मैं बोलता हूँ कि ऐसी ही होगी, क्योंकि हर इंसान सोच रहा था ये रात कैसे निकले। क्योंकि सर आपके सामने बारूद फट रहा है, आप किधर फट रहा है, आप घर से बाहर निकलोगे तब भी मरोगे, अगर घर के ऊपर गिर गया तब भी मरोगे। मतलब हर तरीके से मतलब बंदा ना तो भाग सकता है अपने घर से। हमें नहीं पता किस तरफ से आ रहे थे, किस तरफ से गोले पड़ रहे थे, किस तरफ से आ रहे थे, मतलब चारों साइड से गोले पड़ रहे थे। उस वक्त सर वही इंसान समझ सकता है कि जो इंसान उस माहौल में था सर। वो हमारे पे क़यामत की रात गुजरी। सुबह 5:30 बजे मैं घर से बाहर आया, पुलिस लाइन के अंदर है, मैं बंदे के साथ, उनका नाम था अकरम, उनके घर के गेट के बाहर गोला पड़ा। इतना दूर था गाड़ी के पास वो गोला पड़ा, वो बंदा उधर ही डेथ हो गई। सरकार को हम इतना कहना चाहते हैं, हमें आगाह तो करना था ना। ये होने वाला है जम्मू कश्मीर के LOC बॉर्डर पे, पुंछ बॉर्डर पे, रावलाकोट चक्कू वाले बाग के बॉर्डर पे ये होने वाला है। हमने सख्ती स्ट्राइक करनी है हमने पाकिस्तान पे। जो आम पब्लिक मर रही है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है तो इंसान की हार है ना, इंसान ही मर रही है। मगर इतनी भगदड़ मच गई। 3 बजे इन्होंने लाइट भी हमारी इधर से कट कर दी लाइट। यहाँ की जो आम पब्लिक है, सिविल पब्लिक है, उसको बताना चाहिए था। मगर आदमी जो है वो अपना क्या बंदोबस्त करते, इस शहर से कहीं दूसरे शहर में जाके पनाह लेते। हमने पहले भी 65 की जंग भी हमने देखी है, 71 की भी देखी है, तो हमने सोचा भाई कुछ एक्शन हो गया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फायरिंग होनी शुरू, और इसमें जितना भी था वो मैक्सिमम बड़ी गन का फायर था। जो मैक्सिमम जो पहले जो गिराया है वो इस एरिया में गिरा है जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि इस एरिया में आर्मी के कुछ डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया यहाँ। और जितनी भी डेथ्स हुई हैं ये मैक्सिमम जवान लड़के थे जो कि अपने घरों में या अपने घर के बाहर हिट हुए। सुबह 6 बजे ना यहाँ पे गोला पड़ा, जिससे हमारी स्कूटी और गाड़ी जो है डैमेज हो गई है, और घर भी। शुक्र है कि हमारी जान बच गई, हम भी अंदर ही थे, घर में ही थे। जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर हम भाग के बाहर आए। बाहर हमने देखा धुआं ही धुआं था सारी साइड से, और फिर हम किसी तरह अपनी जान बचा के किसी के घर में चले गए रात को। सन्नाटा और खौफ, ये 2 बातें पुंछ में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बहुत से लोग अभी भी इस खौफ में जी रहे हैं कि हर आने वाली रात कहीं उनकी आखिरी ना हो। पुंछ इलाके में हालात कैसे थे कल रात, ये बता रहे थे BBC संवाददाता राघवेंद्र राव। और कल रात जब सायरन की आवाज़ गूंजी और ब्लैकआउट हुआ, तब BBC संवाददाता दिव्या आर्य जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौजूद थी। वहाँ लोगों पर रात कैसी गुजरी, माहौल कैसा रहा, सुनते हैं उनका भेजा ब्यौरा। ब्लैकआउट्स की एक बहुत ही घबराहट भरी रात के बाद हम अब वापस जम्मू की तरफ निकल चुके हैं राजौरी से। राजौरी नियंत्रण रेखा के पास है, वहीं पर हम रात में थे। और जब ब्लैकआउट हुआ, काफ़ी पैनिक हुआ, रोशनी बंद हो गई। हमने थैंकफुली अपने फ़ोन्स चार्ज किए हुए थे, इसलिए हम अपने ऑफिस से संपर्क में रह सके, हम कम्युनिकेट कर सके, इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन हमने अपने सारे बैग्स पैक करके एकदम रेडी टू मूव कंडीशन में हमने वो रात गुजारी कि अगर चीज़ें इससे ज़्यादा बढ़ें तो हम तुरंत निकल पाएँ। ऐसा राजौरी में नहीं हुआ, लेकिन पुंछ में पूरी रात फायरिंग की रिपोर्ट्स आती रहीं, शेलिंग की रिपोर्ट्स आती रहीं। एक घबराहट का माहौल उस वजह से भी बना रहा क्योंकि हमारी टीम्स वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो सेफ हैं इस वक्त। अभी हमें पता चला है कि जम्मू में भी सुबह 4 बजे तक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। और इस पूरी ब्लैकआउट वाली रात का असर साफ दिख रहा है हाईवे पर, जहां हमने सेना के बहुत सारे ट्रक्स देखे हैं पूरे रास्ते में। काफ़ी सारे सोल्जर्स गश्त लगाते हुए गन्स के साथ हमने देखे। जाहिर है उससे आपको एक सेफ्टी की भी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन उनकी एक प्रेजेंस भी आपको दिखाई दे रही है। बीच में हमारा हाईवे नियंत्रण रेखा के पास थोड़ा सा घूमता है, नौशेरा सेक्टर के करीब, वहाँ पर हमने खुद शेलिंग की आवाज़ सुनी। इस वक्त सुबह भी वहाँ पर शेलिंग हो रही है, तो एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बनी हुई है। हम लोग जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जम्मू आ रहे हैं वहाँ का जायज़ा लेने के लिए, और वहाँ पहुँचकर हम आपको वहाँ की जानकारी देंगे क्या था वहाँ पर, क्या हुआ पिछली रात और क्या असर पड़ा लोगों पर। तो ये राजौरी से दिव्या आर्य थी। और पॉडकास्ट में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं BBC संवाददाता जुगल पुरोहित, जो फिलहाल पंजाब के पठानकोट में हैं। सबसे पहले जुगल, आपसे ताज़ा हालात जानना चाहेंगे। देखिए मानसी, हम लोग पठानकोट में पिछले लगभग 10 घंटों से हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, लोगों में एक थोड़ा सा एक
पैनिक आप कह सकते हैं, थोड़ी हड़बड़ी कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी में लोग अपने शटर डाउन कर रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो कल रात को यहाँ हुआ, और भारत सरकार ने इस पर बयान भी दिया है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन और मिसाइल के हमले हुए। हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन हमलों का जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आज हमने लोगों से बात करके जाना और जानने की कोशिश की। तो लोगों में काफी डर है, लोगों में काफी एंजाइटी या अभी एक तरह का डर बना हुआ है कि आगे की रात कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर ब्लैकआउट की उम्मीद लोगों को ऑलरेडी है, तो लोग अपने घर में जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। आगे पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह से आगे की रात बीतेगी ये नहीं पता। लोगों को फोन चार्ज करने हैं, जो लोग काम करते हैं उनको ट्रैवल करके अपने अपने घरों तक जाना है। तो अभी जो सूर्यास्त का समय था तब हमने देखा कि एक लोगों में थोड़ी सी हड़बड़ी नजर आई। तो पठानकोट में फिलहाल ये माहौल है। आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग डर और पैनिक में जी रहे हैं, क्योंकि हम जैसे बाजार गए तो हमने देखा कि लगभग 50% दुकानें खुली थी और बाकी की दुकानें बंद थी। जो दुकानें खुली थी वहां कोई कस्टमर नहीं था, तो जो खुले हुए दुकान में जो मालिक बैठे थे दुकान के, वो कह रहे थे कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। तो लोगों में उस तरह से एक आशंका है कि वो बाहर जाए, कितनी दूर जाए। दूसरी बात, रोड पर ट्रैफिक नॉर्मल है, आवाजाही चल रही है लोगों की, ट्रांसपोर्ट की बसेस, ये सब नॉर्मल चल रहा है। ऐसी कोई उस तरह की कोई पाबंदियां हमने नहीं देखी। सिक्योरिटी प्रेजेंस काफी हैवी है यहाँ पर। जब हम यहाँ पहुंचे आज सुबह तो हमने देखा कि चेकिंग भी हो रही थी, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। एयरफोर्स और पुलिस की टीम जो है वो गांव में जा रही थी, एयरबेस के आसपास। कुछ पुलिस कर्मियों ने कहा कि जो ड्रोन और मिसाइल के मलबे हैं उसको ढूंढने की और उसे एक तरह से फॉरेंसिक एनालिसिस करने की भी तैयारियां हो रही हैं। तो ये सारा माहौल फिलहाल हमने पठानकोट में आज के दिन में देखा है। जी जुगल, आप रक्षा मामलों को पहले से भी कवर करते आए हैं, हमारे साथ पॉडकास्ट पे भी आपने इस बारे में बात की है। हम पिछले कई दिनों से जो एक चीज़ सुन रहे हैं उसमें ड्रोन का जिक्र बार बार आ रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने ड्रोन के यूसेज को देखा था। तो क्या जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो आपको लगता है एक नई स्ट्रैटेजी बनती जा रही है? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल तो अब नई स्ट्रैटेजी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जैसा अभी आपने ही कहा एकदम सही तरीके से कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो 2022 में शुरू हुई थी उसको भी पहला ड्रोन वॉर कहा जाता था। तो ड्रोन वॉरफेयर एज ए कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था पिछले 10-12 सालों में। हमने जो ये रशिया और यूक्रेन की जंग है उसके पहले नगोर्नो कराबाख में हमने देखा था, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 2020 में जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें भी ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल हुआ था। और कई ऐसे देश हैं दुनिया के जो अब एक तरह से ड्रोन सुपर पावर के तौर पर उभरे हैं। तो ड्रोन वॉरफेयर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो सोफिस्टिकेशन ड्रोन्स में आ रहा है वो इस वॉरफेयर के डोमेन को और लीथल बनाता जा रहा है। कल हमने एक शब्द सुना जो काफी लोग बात कर रहे थे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का। वो ये है कि ड्रोन को आपने फायर कर दिया और ये जरूरी नहीं है कि वो मिसाइल की तरह यहां से निकला और वहां जाके सीधा कहीं एक डायरेक्शन में जाकर एक्सप्लोड हुआ। वो लॉइटर करता है, मतलब वो उसकी डायरेक्शन और उसकी डेस्टिनेशन आप अंत तक चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक नया अंश उसमें जुड़ गया है। उसके अलावा ड्रोन में किस तरह का ये होगा, किस तरह की मारक क्षमता होगी उसे भी आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, कम ज्यादा। ड्रोन को स्पाइंग के लिए भी यूज करते हैं कि वो गया, उसने आपको एक पिक्चर भेजी। तो अलग अलग तरीके हैं और अब ये एक एस्टैब्लिश्ड वॉरफेयर का डोमेन है और उसमें अब नए नए अंश, नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित जो पंजाब के पठानकोट से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर आया हूँ, और वो सूचना आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप दिन भर को रोज़ 7:30 बजे सुनते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं हम 2 दिन हफ्ते में आपके पास नहीं आते, यानी कि हम शुक्रवार को तो आते हैं, शनिवार और रविवार को नहीं आते। तो सूचना आपके लिए ज़रूरी ये कि हम कल भी आएंगे एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर, और हाँ हम आएंगे आपके पास रविवार को भी। एक और ज़रूरी सूचना कि हम आपके पास एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर सुबह भी आने वाले हैं। कब आएंगे? कल शाम को आएंगे, परसों शाम को आएंगे और उसके बाद सुबह भी आएंगे। वक्त कल बताएंगे, लेकिन आना हमारा तय है। और आप जिस तरह से इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, बताना ये भी ज़रूरी है कि इस समय जब ये माहौल है आपके पास ज़रूरी सूचनाएं ज़रूरी हैं।
सही सूचनाएं जरूरी हैं। फेक न्यूज के लिए आप जिनका इस्तेमाल करते हैं तो फेक न्यूज को पहचानना जरूरी है और इसीलिए अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए हम आपके पास आ रहे हैं उन दिनों में जब हम आपके पास नहीं आते। तो सुनते रहिए दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब बात कल रात की करते हैं। गुजरात, जिसकी सीमा का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की सीमा से सटा है, वहां के बनासकांठा में मौजूद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा ने बताया कि बीती रात से अब तक वहां क्या कुछ हुआ। जी देखिए, कल रात से लेकर अभी तक लोग जो हैं वो तनाव में है। पिछली 2 रात यहाँ के लोगों की काफी तनाव भरी गुजरी है और जो प्रशासन है वो प्रशासन अपनी तरह से काम कर रहा है। अब फिलहाल लोगों में एक तनाव सा माहौल तो है, लेकिन वो अभी भी अपने गाँव में है, किसी भी तरह से गाँव को खाली नहीं करवाए हैं। कल रात को 24 गांव ऐसे थे जहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था। लोग किसी तरह से अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं कि अब कुछ भी जो परिस्थिति है वो बदल सकती है। और इसी तरह से कुछ गांव बिल्कुल ऐसे थे जो जहां पर लोग ऑलरेडी अपना सामान लेकर निकल चुके हैं, जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर में लालपुर गांव में जब हम लोग गए थे तो वहां पर हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने घरों को बंद कर आसपास के गांव में रहने के लिए चले गए थे। और परिस्थिति ये थी कि उस गांव में सिर्फ 5 या 7 ही परिवार जो है वो परिवार वहां पर रुके थे। बाकी सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये जो फिलहाल सीमा पर तनाव बढ़ रहा है उसका टेंशन जो है उसकी असर सबसे पहले इन लोगों पर पड़ेगी। जी, तो आप बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा को सुन रहे थे। ये हम हमारे साथ गुजरात से जुड़े थे। और अब बात पंजाब की। पंजाब की सीमा एक तरफ से पाकिस्तान के साथ सटती है और इस लिहाज से ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। यहाँ भी कल रात कई ज़िलों में सायरन बजे और ब्लैकआउट रहा। पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब के अमृतसर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह रॉबिन। तो रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि पंजाब में कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, हमारे श्रोताओं को ये बताएं। देखिए, पंजाब की स्थिति को लेकर अगर बात करें तो बीती रात से लेकर अब तक माहौल कई जगह पे तो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ लगती पंजाब की लगभग 500 किलोमीटर लंबी सीमा पंजाब को एक बहुत संवेदनशील बनाती है। इसके चलते कल से लेके आज तक अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट की गई अलग अलग समय पर और कई लोग बहुत देर तक पहले तो 7 और 8 तारीख की सुबह को लगभग 1 से 1:30 बजे के दौरान उन्होंने धमाकों की आवाज सुनी थी। उसके बाद अमृतसर के पास जो गांव है, गुरदासपुर में, पठानकोट में, जलंधर में कई जगह पे मिसाइलों और ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट के कुछ मलबे मिले, लेकिन वो इन धमाकों के साथ रिलेट करते हैं या नहीं इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पे नहीं की गई, ना ही बीबीसी इसमें इसकी पुष्टि करता है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स मिले उनको पुलिस ने रिकवर करके आर्मी को दे दिया। मैंने खुद कई लोगों से बात की जिनमें कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो 1971 की जंग भी देख चुके हैं और सीमावर्ती इलाके इस तरह के कई बार तनाव को झेल चुकी है। उनका कहना था कि इस तरह के तनाव पहले भी निकल चुके हैं, ये भी निकल जाएगा। जी, और पंजाब में ये बोला जा रहा है कि कुछ जगहों पे मिसाइलों के, ड्रोन के मलबे मिले हैं। क्या इस वजह से लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्या इस पर क्या अपडेट है? देखिए, जो मलबे जो अलग अलग जगह पे मिले हैं वो मिसाइल नुमा ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अलग अलग दूरी पर मिले हैं। जैसे अगर अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में मिला तो उसके बाद पठानकोट के पास पंधेर गांव में जो लगभग 40 किलोमीटर दूर मिला है। तो इनसे ये जरूर कन्वे हुआ है मीडिया के थ्रू के इस तरह के मिसाइल के टुकड़े मिले, लेकिन वो जहाँ पे भी मिले वो खेतों में मिले, उससे जान माल की कोई हानि नहीं हुई। इसमें डर का माहौल तो जरूर रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन वो बार बार लोगों के पास आके मिल रही है, उन्हें बता रही है कि हम आपके लिए हैं। लेकिन जो एक वक्ती तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स ने इनको डू और डोंट्स बताए गए हैं प्रशासन द्वारा, उन चीजों पे वो बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, अफवाहों से बचने के लिए कह रहे हैं।
अब 7:54 हो चुके हैं और सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं अमृतसर के आसपास के इलाकों के। तो अभी आगे लेकिन कन्वे किया गया है कि ये फिक्स टाइम नहीं है ब्लैकआउट का कोई भी, जब जरूरत होगी तो ब्लैकआउट होगा सायरन के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह रॉबिन। और अगर बात करें कि सिविल डिफेंस जिलों में जो 7 मई को मॉक ड्रिल की बात की गई थी, आपको याद होगा अदिति, उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के 9 ठिकानों पर हमले किए। और ऐसे में जाहिर सी बात है मॉक ड्रिल की अहमियत को समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि माहौल ही संवेदनशील हो गया है। बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी से इसी मुद्दे पर बात की और पूछा कि इस तरह की स्थिति हुई जब सायरन बजने लगे, ब्लैकआउट हो, तो आम लोग अपनी सुरक्षा किस तरह करें। कैप्टन यशिका, एक जो सवाल कल भी उठा था और जब से ये हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है आपसी, जो आम लोग हैं पैनिक है, मतलब हम इसको डिनाई तो नहीं कर सकते कि आम लोगों में पैनिक नहीं है क्योंकि उनको नहीं पता है क्या करना है। कल भी जब ब्लैकआउट की बात हुई थी या बॉर्डर एरियाज में तो फिर भी है, लेकिन मॉक ड्रिल्स अभी शुरू हुए थे और उसके बाद हमले भी शुरू हो गए। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसे हालात हों तो क्या करना चाहिए? देखिए, सायरन बजता है, लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुश्मन की तरफ से कोई अटैक आ रहा है। ब्लैकआउट किए जा रहे हैं कि रात के टाइम दुश्मन जो है वो हमारे ठिकानों को विजुअली ना देख सके। जिस तरीके से बंकर्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से सेफ एरियाज बनाए जाते हैं, उधर जाएं। गवर्नमेंट ने बॉर्डर एरियाज में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की हुई हैं, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास जगह नहीं है, ये सोच किसी को नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी को भी मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी तो दैट इज अवेलेबल। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कैसे किया जाएगा, इसके लिए भारत की सरकार कमिटेड है। और एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब से ये बॉर्डर्स हॉट होने शुरू हुए हैं तो जो बिल्कुल बॉर्डर के गांव थे वहां के लोगों को खाली भी कराया जाता है, पीछे लाया जाता है, सेफ एरियाज में लाया जाता है और साथ ही बंकर्स बनवाए जाते हैं। इसके साथ एक और चीज है, गांव-गांव में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि यदि आपके हाथ में किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस भी करें इफ इट कम्स टू दैट। यानी लोग एडवाइजरी को फॉलो करें सेफ रखने के लिए। बिल्कुल, और लोग कॉन्फिडेंट हैं इस चीज के लिए, डर है लेकिन ये विश्वास भी है। तो ये थी कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी। जी मानसी, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर ताकतें हैं। हमेशा से ये चिंता जताती जा रही है कि दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो ये मामला परमाणु हथियारों तक पहुंच सकता है। इसे लेकर बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी से बात की। जवाबी कार्रवाई और कार्रवाइयों का दौर तो हो गया, लेकिन अगर ज्यादा प्रोवोक किया गया और पाकिस्तान को ही जवाब देने में फंसी रही भारतीय सेना, तो क्या ये डैमेज बड़ा नहीं हो सकता है कल को खर्च के मामले में, बाकी चीजों के मामले में? बिल्कुल, खर्च के मामले में भी हो सकता है। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसकी आपने जिक्र नहीं की, उसकी बात नहीं की, क्योंकि वो तो बहुत ही भयंकर सिचुएशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उनकी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो कहती है कि अगर उसको उनके मुल्क को या उनकी आर्म फोर्सेस को खतरा हुआ तो वो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेट पावर इस्तेमाल करेंगी। इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। इसका ये मतलब है कि वो जो छोटी मिसाइल्स हैं वो आर्टिलरी से और टैंक से भी फायर हो सकती हैं। और उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो लोकल कमांडर्स को युद्ध के टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उनका फैसले पर कि ये चलाना है या नहीं चलाना। तो अगर ये बात बढ़ती रही तो ये युद्ध में रिजल्ट किया इसने कि दोनों देशों में युद्ध हो जाए, तो किसी ने कोई गलती कर दी फिर तो ये टोटल एंड कंप्लीट डेवस्टेशन होगा। इकोनॉमिक डेवस्टेशन तो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी है। आप अगर रिपोर्टें पढ़ें तो उनके जो डेली शॉपिंग है या प्याज है या आलू है वो 400-500 रुपए। यहाँ पर एक सवाल मेरा है राहुल बेदी जी कि अब तक एक बैलेंस ऑफ पावर, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात होती थी जब भी इस तनाव का माहौल होता था। क्या इस बार एक बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, क्योंकि उसकी चर्चा तो हो ही नहीं रही है, जवाबी कार्रवाई की बात फंसी हुई है? उसकी चर्चा हुई है। तो पाकिस्तान से पिछले 2-4 दिन में स्टेटमेंट्स भी आई हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर की भी आई है और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी आई है कि ये जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो दिखावे के लिए नहीं रखे हैं, इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं।
और मैं जो सोचता हूँ कि उधर पंजाबी बहुत हावी है और पंजाबियों का जो मेंटालिटी है वो थोड़ा अग्रेसिव रहता है, तो ये अग्रेशन जो पाकिस्तान सोचता है कि ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और वो कहीं किसी तरह इससे बच जाएंगे, ये तो मुझे तो बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। तो ये जो हॉस्टिलिटीज हैं या ये जो टिट फॉर टैट अटैक्स चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे तो एस्केलेशन जो है वो हो सकती है और ये काफी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है यहाँ। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी। और जैसा कि पॉडकास्ट की शुरुआत में हम बात कर रहे थे, आज सवेरे भारतीय सेना ने कहा है कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को सेना ने नाकाम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के हमलों का मुकाबला किया कैसे जाता है। यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा ने बात की इंडियाज ब्रेव हार्ट नाम की किताब लिख चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से, जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के कर्नल भी हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि कल जब पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा था तो इंडिया ने कैसे उसका जवाब दिया और कैसे ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारा अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सेना के, वायुसेना के सबके एयर डिफेंस एसेट्स जो हैं वो इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं और अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग मिसाइल्स होते हैं और उन सबके समन्वय से हम ये एयर डिफेंस कर पाए अपना। हमारे कुछ लॉन्ग रेंज है, मैं मतलब मिसाइल के सिस्टम्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो S-400 हो, वो आकाश हो, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, तो मतलब ऐसे अलग अलग रेंजेस पे अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले रेडार्स उनको पिकअप करते हैं और फिर हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस में? देखिए, टेक्निकल डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊंगा। कुछ ऐसे रडार हैं, हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। कुछ ऐसा रडार है जिसको कि 65 सेकंड लगते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो आपको पिकअप करना पड़ता है इमीडिएटली, क्योंकि वो भी बड़ी तेजी से आ रहा है मिसाइल, तो आपको उसको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले या पॉपुलेशन सेंटर से पहले ही पिकअप करना पड़ता है। फिर वो बहुत स्पीड से जाते हैं, कोई 15,000 कुछ 17,000 किलोमीटर पर आवर, ऐसी वाली स्पीड्स होती हैं इन मिसाइल्स की। सो देयर इज अ होल, पूरी एक रेंज बनती है और उस हिसाब से टारगेट डेजिग्नेशन होती है। किस तरह से, मतलब आपको क्या लगता है कि भारत ने अपना काम पूरा किया? देखिए, भारत ने पहले कहा था कि हम आपके टेररिस्ट और टेररिस्ट ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे और भारत ने पहले 9 जगह पे स्ट्राइक किया। हमारा काम अपनी तरफ से पूरा हो गया था, ये अनाउंस भी कर दिया था कि हमारी तरफ से नॉन एस्केलेटरी है, जो टूरिस्ट को मारा हमने ये कर दिया। अब अगर आगे पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा तो जरूर उसका जवाब देंगे। तो लेकिन अभी उन्होंने हमारे सिविलियन ठिकानों पर, हमारे मिलिट्री बेसिस पे, मल्टीपल लोकेशंस पे पूरे अक्रॉस द बॉर्डर ये निशाने बनाए, मिसाइल्स दागे और उसका हमने काम पूरी तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो हम सक्षम है ये करने में। तैयारी हमेशा की होती है, इस्तेमाल तभी होता है जब कोई अटैक करता है, जो अब हो गया। आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ये जो अभी ये तनाव कहेंगे, इसको संघर्ष कहेंगे, ये कहाँ जाता दिख रहा है? क्या हम एक वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान से कुछ मिक्स सिग्नल्स या स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ ने कहा है पीछे प्राइम मिनिस्टर ने कि हमने जो करना था कर दिया, कहने को तो उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन आर्मी की तरफ से कुछ डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि शायद लीडर्स की इतनी अहमियत नहीं है जितने की पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ की है, तो अभी वक्त बताएगा कि वो आगे कैसे करते हैं। ओनस इज स्टिल ऑन देम। तो ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। और चलते चलते आपको ये बता दें कि IPL 2025 को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल होगी। कल स्पेशल पॉडकास्ट होगा, सुनना मत भूलिएगा। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और अदिति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।